मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म। अच्छा, प्रीवियस वीडियोस में हम 340 तक लिटरेरी टर्म जो है वो डिस्कस कर चुके हैं तुम लोगों के साथ। कहाँ तक भैया? 340 तक। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आप प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लेना, वहां पर सारी वीडियोस आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी सीक्वेंस से। तो 1 से लेकर के 340 तक डिस्कस हो गई। आज के वीडियो में 341 से आगे देखो, ठीक है। उन्होंने कहा इफोनी क्या होता है, ठीक है। अगला पूछा गया है कि इफोनी क्या होता है। तो इफोनी की बात करें, ये भी टीजीटी 2013 में पूछा गया है। तो इफोनी का मतलब होता है कोई भी पीजेंट साउंड, एक ऐसी आवाज, एक ऐसी ध्वनि जो कानों को सुनने में अच्छी लगे, उसे हम कहते हैं इफोनी। क्या कहते हैं? इफोनी, ठीक है। तो इफोनी का मतलब क्या होता है? पीजेंट साउंड होता है, ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन देखो, 341 के बाद 342 में एक शब्द टीजीटी 2013 में पूछा गया है कि बैरक क्या है। बैरक किसे कहते हैं? बैरक जेल को कहते हैं, कल्चर को कहते हैं, बुक को कहते हैं या स्टाइल को कहते हैं। तो बैरक क्या होता है? स्टाइल होता है, एक प्रकार की शैली है बैरक। तो बैरक इज अ स्टाइल, यानी कि एक प्रकार की शैली है। आर रिलेटिंग टू अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड आर्ट ऑरिजिनेटेड इन इटली। और इसका ऑरिजिनेशन कहाँ हुआ? इटली में। कब हुआ? 17th सेंचुरी में। कब? 17th सेंचुरी में, ध्यान बनाए रखना। इसके बाद में अगर हम बात करें कि इन लिटरेरी स्टडीज, अगर लिटरेरी स्टडीज या रिटोरिक की बात करते हैं तो स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट इज एक्स्ट्रावेगेंट, हैवली ऑर्नामेंटेड एंड बिजार। टुडे इट इज applied to any creation that is exceeding ornate, okay, intricate or elaborate। तो आज की डेट में अगर हम बात करें, बैरक, जो बैरक है वो क्या है? 17th सेंचुरी की शुरुआत में इटली में उत्पन्न होने वाली एक वास्तुकला थी, एक आर्किटेक्चर था और कला की शैली से संबंधित एक प्रकार का स्टाइल है, पहली चीज। साहित्यिक अध्ययन, और अगर हम बयानबाजी की बात करें यानी कि लिटरेरी स्टडीज और रिटोरिक की बात करें, रिटोरिक का मतलब यहाँ पे बयानबाजी ले लो, ठीक है। रिटोरिक की बात करें तो लेखन एक स्टाइल है, यानी कि लिखना भी एक कला है, एक शैली है जो असाधारण, अत्यधिक अलंकृत, बहुत ज्यादा ऑर्नामेंटल और एक विचित्र है। आज एक किसी भी रचना पर लागू होता है जो अलंकृत, जटिल और विस्तृत होती है, ठीक है। जो कैसी होती है? अलंकृत, जटिल और विस्तृत होती है। इंट्रिकेट का मतलब जटिल और इलेबोरेट का मतलब विस्तृत और ऑर्नेट का मतलब अलंकृत। 343 की बात करें तो 343 में हु इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज्ड द फ्रेज पोएटिक जस्टिस। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इनकी सनों से समझ सकते हो। टीजीटी 2013, यूजीसी नेट 2015 में और फिर टीजीटी 2005 में। तो उन्होंने पूछा पोएटिक जस्टिस को इन्वेंट किसने किया और इसको पॉपुलराइज करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो पोएटिक जस्टिस को पॉपुलराइज करने वाले थॉमस राइमर। कौन थे? थॉमस राइमर। तो ध्यान बनाए रखना ये नाम। चलो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा गया है। पोएटिक जस्टिस एक लिटरेरी डिवाइस है इन जिसमें अल्टीमेटली बर्चू इज रिवार्डेड, जिसमें जो बर्चू होता है, गुण को यानी कि काबिलियत को रिवॉर्ड किया जाता है और 22 जो है वो क्या की जाती है? पनिश किया जाता है। यानी कि अच्छे व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है और बुरे व्यक्ति को पनिश, दंडित किया जाता है। अब ये जो वाक्यांश है, फ्रेज है, कौन सा? पोएटिक जस्टिस, उसकी बात करेंगे तो द ट्रेजेडीज ऑफ द लास्ट एज कंसिडर्ड। ये नाम ध्यान बनाए रखना, द ट्रेजेडीज ऑफ द लास्ट एज कंसिडर्ड, जो कि आया था 1678 में। टू डिस्क्राइब हाउ अ वर्क शुड इंस्पायर अ प्रॉपर मोरल बिहेवियर इन इट्स ऑडियंस बाय इंग्लिश ड्रामा क्रिटिक। और एक क्रिटिक थे, एक आलोचक थे जिनका नाम था थॉमस राइमर। इनके द्वारा इस शब्द को क्या किया था? कॉइन किया गया था। इलस्ट्रेट द ट्रम्प ऑफ गुड ओवर एविल, यानी कि बुराई पर अच्छाई की विजय, ठीक है। तो ध्यान बनाए रखना, बुराई पर अच्छाई की जीत को चित्रित करता है कौन? यही पोएटिक जस्टिस।
और ये किसके, थॉमस राइमर के द्वारा इसको क्वाइन किया गया। अब अगला 344 पे देखो, व्हाट इज सोलिलोकी। सोलिलोकी क्या होती है हमारी, तो सोलिलोकी क्या होती है, एक्टर का सीक्रेट, ओके, एन एक्टर सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, ये हमारा क्या कहलाता है, सोलिलोकी कहलाता है। तो ए ऑप्शन सही होगा, टीजीटी 2013 में पूछा गया। यानी कि सोलिलोकी क्या होता है, एन एक्टर सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, यानी कि किसी भी एक्टर का, एक किसी भी अभिनेता का एक सीक्रेट विचार होता है जो जोर से बोला गया हो। ठीक है, अगला हम बात करें 345 पे, और ये भी टीजीटी 2013 में पूछा गया, हु कंसिडर्ड रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर, यानी कि कौन मानता था, ऐसा कौन व्यक्ति था जो ये किसने माना कि जो रोमांटिसिज्म है वो लिबरलिज्म इन लिटरेचर है, ये मानने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इनमें से एको नहीं थे, ये चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से कोई नहीं है, तो इसका कहा नन ऑफ दीज पे जाएगा। बता देते हैं रोमांटिसिज्म को लिबरलिज्म इन लिटरेचर किसने माना, तो वो थे विक्टर ह्यूगो। कौन थे, विक्टर ह्यूगो, विक्टर ह्यूगो। ठीक है, ये व्यक्ति थे, इन्होंने माना था रोमांटिसिज्म और लिबरलिज्म इन लिटरेचर। ठीक है, विक्टर ह्यूगो। नेक्स्ट देखिएगा, अगला हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा है कि कंप्लीट दी सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस कंप्लीट करना है दोस्तों, और क्या है, एक टर्म है नोबेल। एक टर्म नोबेल वाज टेकन फ्रॉम, लिया गया इटालियन वर्ड, यानी कि नोबेल एक इटालियन वर्ड, और कौन से इटालियन वर्ड से लिया गया है, तो पहला ही दे रखा है नोवेला, यानी कि नोबेल जो शब्द है वो इटालियन वर्ड नोवेला से लिया गया है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, कहां से, इटालियन वर्ड नोवेला से इसको लिया गया है। ठीक है, और ए भी टीजीटी के 2013 में पूछा जा चुका है। अब 347 पे देखो, और ये भी टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, अ लिरिक इज, जो लिरिक है वो है, क्या है लिरिक जो है, तो लिरिक जो होता है एक शॉर्ट पोएम होती है, एक छोटी सी कविता होती है, जिसमें जो कवि होता है वो एक्सप्रेस करता है अपनी इंटेंस पर्सनल फीलिंग को। किसको एक्सप्रेस करता है, अपनी इंटेंस पर्सनल फीलिंग को इसमें क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। यानी कि एक छोटी सी कविता जिसमें कवि अपनी इंटेंस का मतलब बहुत गहन गहरी व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करता है। और आगे देखो, लिरिक क्या है, एक छोटी कविता होती है जिसमें कवि एक्सप्रेस करता है अपनी इंटेंस पर्सनल फीलिंग। और ये जो लिरिक होता है वो क्या होता है, एक नॉन नरेटिव पोएम होती है, ये भी ध्यान रखना। लिरिक क्या होता है, एक नॉन नरेटिव पोएम होती है। 348 नंबर पे फिर से एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आया है, सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक, मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर। ये रिमार्केबल फीचर हैं, किसके रिमार्केबल फीचर हैं। ठीक है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं भैया, इसमें ये कहा गया है कि सरलता और मेलोडी, स्वीट म्यूजिक का मतलब होता है मधुर संगीत, और मेलोडी से मतलब जो मधुर राग नहीं होता है बहुत बढ़िया लय में, इस रिमार्केबल फीचर यानी कि उल्लेखनीय विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, वो किसकी विशेषताएं हैं ये आपको ये बताना है। तो ये बैलड की विशेषताएं होती हैं, नोट कर लो कहीं पर। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये विशेषताएं किसकी होती हैं दोस्तों, बैलड की। कौन कौन सी, सिंप्लिसिटी है, स्वीट म्यूजिक है, इसके बाद में मेलोडी है, ये सभी उल्लेखनीय विशेषताएं किसकी बताई गई हैं, बैलड की। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखो, अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, क्या कहा गया है, सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक, मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर ऑफ बैलड। ठीक है, इट इज पास डाउन ओरली, और ये भी ध्यान रखना इसे मौखिक रूप से गाया जाता है। बैलड, बैलड लोकगीत। अब क्या है, यहां पर असाइड पूछा है, ये असाइड क्या होता है, चार ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी के 2013 में पूछा गया है कि असाइड हमारा क्या होता है। तो जो असाइड होता है उसमें एड्रेस किया जाता है, एड्रेस्ड इन वर्ड्स
दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर, जिसमें जो अन्य एक्टर होते हैं ये माना जाता है कि वो नहीं सुन रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, असाइड कहते हैं। असाइड का मतलब उन शब्दों को संबोधित किया जाता है, असाइड में उन शब्दों में संबोधित किया जाता है जो अन्य अभिनेताओं को सुनने की अपेक्षा नहीं की जाती। वहां पर जो अन्य एक्टर होते हैं उन ये माना जाता है कि वो नहीं सुन रहे हैं उस चीज को, तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो असाइड एड्रेस्ड इन बर्ड एंड अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर। अब 350 नंबर पे देखो, 350 नंबर पे अगर हम बात करें तो क्या है, हु रोट मेटाफिक्शन। देखो इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी नोट डाउन कर सकते हो कि ये मेटाफिक्शन क्या होता है। अगर हम मेटाफिक्शन की बात करते हैं, हु रोट मेटाफिक्शन किसने लिखा, तो पैट्रिक बॉ। किसने, पैट्रिक बॉ ने इसको लिखा है, या आप पैट्रिसिया बॉ भी पढ़ सकते हो, पैट्रिसिया वा के द्वारा इसको लिखा गया, पैट्रिसिया वा के द्वारा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। मेटाफिक्शन, अब जरा इसकी थ्योरी को थोड़ा समझो कि मेटाफिक्शन क्या है, एक द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कॉन्शियस फिक्शन। उन्होंने कहा जो मेटाफिक्शन जो है वो क्या है, एक थ्योरी होती है, या आप कह सकते हो प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कॉन्शियस फिक्शन कह सकते हो। ठीक है, और पैट्रिसिया बा के द्वारा इसको 1984 में मेटाफिक्शन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कॉन्शियस फिक्शन, ये पूरे इनके वर्क का नाम है। ये वर्क लिखा गया किसके, पैट्रिसिया वा के द्वारा, और कब, 1984 में। अब मेटाफिक्शन टर्म को समझो, मैंने क्या कहा, मेटाफिक्शन द थ्योरी, ये पूरा वर्क का नाम है, मेटाफिक्शन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कॉन्शियस फिक्शन रिटन बाय पैट्रिसिया वा, और कब लिखी गई ये लिखी गई है 1984 में। अब मेटाफिक्शन टर्म को समझ लो, यहां से लेके यहां तक। टर्म गिवन टू फिक्शनल राइटिंग, जो फिक्शनल राइटिंग होता है हमारा काल्पनिक लेखन होता है, उसके लिए ये शब्द दिया गया। सेल्फ कॉन्शियसली एंड सिस्टमेटिकली ड्रॉज द अटेंशन टू इट्स स्टेटस ऑफ एन आर्टिफैक्ट इन ऑर्डर टू पोज क्वेश्चंस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द फिक्शन एंड रियलिटी। मेटाफिक्शन काल्पनिक लेखन को दिया जाने वाला एक शब्द है, यानी कि काल्पनिक जो लेखन होता है उसको दिया जाने वाला क्या है, एक शब्द है जो कथा और वास्तविकता के बीच के संबंध के बारे में सवाल उठाने के लिए सेल्फ कॉन्शियस एंड सिस्टेमेटिकली ड्रॉज, इसका मतलब ये हुआ स्वयं सचेत और व्यवस्थित रूप से एक कलाकृति के रूप में अपनी स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेटाफिक्शन कहते हैं। और ये जो टर्म मेटाफिक्शन है बाज क्वाइंड, और ये क्वाइन किसके द्वारा किया गया, 1970 में। ध्यान रखना, क्वाइन किसके द्वारा किया गया, विलियम एच गैस के द्वारा। और कौन सी बुक में मेटाफिक्शन टर्म को क्वाइन किया गया, तो फिक्शन एंड द फिगर्स ऑफ लाइफ में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करने वाली है कि मेटाफिक्शन वर्ड जो है वो किसके द्वारा क्वाइन किया गया, विलियम एच गैस के द्वारा। और कौन सी बुक में क्वाइन किया गया, तो फिक्शन एंड द फिगर्स ऑफ लाइफ में। अगला नेक्स्ट 351 नंबर पे देखो, कंप्लीट करना है सेंस डिर्ज। डिर्ज का मतलब क्या होता है, डिर्ज क्या होता है, अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ होता है। सॉन्ग ऑफ ग्रीफ को ही हम क्या कहते हैं, डिर्ज कहते हैं। डिर्ज इज अ ब्रीफ हम एक प्रकार का छोटा सा गीत क्या होता है, आप सॉन्ग कह सकते हो। ठीक है, डिर्ज का मतलब क्या है, एक भजन कह सकते हो, कुछ भी कह लो, शोक, यानी कि डिर्ज क्या है, एक ब्रीफ भजन या गीत, कुछ भी बोल लो। ठीक है, सॉन्ग ऑफ लैमेंटेशन, बस। ठीक है, सॉन्ग ऑफ लैमेंटेशन विलाप करने वाला एक प्रकार का क्या होता है, गीत होता है। एंड ग्रीफ, जिसमें या तो विलाप किया जा रहा होगा या दुख व्यक्त किया जा रहा होगा। इट इज टिपिकली कंपोज्ड टू बी परफॉर्म्ड एट अ फ्यूनरल। फ्यूनरल का मतलब होता है जैसे दाह संस्कार करने के लिए नहीं जाते हैं, फ्यूनरल अंतिम संस्कार, तो उस टाइम पर इसको क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। मतलब ये हुआ
कि ये आमतौर पर एक अंतिम संस्कार में प्रदर्शन करने के लिए गाया जाता है, कंपोज किया जाता है। 352 नंबर पे देखिएगा, कंप्लीट दी सेंटेंस। यहां पे एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है। वो सेंटेंस नीचे दे रखा, ओटावा रिमा इज आ। ओटावा रिमा इज आ कितने लाइन का स्टेंजा होता है इन आयम्बिक पेंटामीटर में? तो ओटावा रिमा बताना है। ओटावा रिमा जो होता है वो 8 लाइन स्टेंजा होता है। 8 लाइनों के स्टेंजा को हम क्या कहते हैं? ओटावा रिमा कहते हैं। ठीक है, तो ओटावा रिमा कितनी लाइनों का होता है? 8 लाइनों के स्टेंजा को ओटावा रिमा कहते हैं। और ये ओटावा रिमा की जो 8 लाइनें होती हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में प्रत्येक लाइन को लिखा जाता है। इट वाज फर्स्ट यूज इन इंग्लैंड, और सबसे पहली बार ओटावा रिमा का यूज इंग्लैंड में हुआ। और कौन सी सेंचुरी में? अर्ली शुरुआती 16वीं सेंचुरी में थॉमस बट के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। 352 नंबर पे देखिएगा, अगर हम 352 नंबर पे आइडेंटिफाई करना है द ड्रामाटिस्ट हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ ड्रामाटिस्ट नोन एज यूनिवर्सिटी बिट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपसे यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में कई तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा राइटर यूनिवर्सिटी बिट्स के ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, यूनिवर्सिटी बिट्स को किस कवि ने क्वाइन किया है, इस शब्द को क्वाइन करने वाला व्यक्ति कौन था, ठीक है, या इनमें से कौन सा कवि जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से था, कौन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से था, और कौन सा ऐसा कवि जो 7 कवि थे, सातों कवि के ग्रुप में कौन सा ऐसा कवि था जो किसी भी यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ाई नहीं की लेकिन फिर भी कभी कभी उस राइटर को, उस पोइट को इस ग्रुप में रखा गया है। तो सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में पूरा डिटेल बताऊंगा। ठीक है, जो जहां जहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो पहली चीज ये पूछी गई कि इन चारों में से कौन सा जो है वो यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करता। थॉमस नैश बिलोंग करते हैं, रॉबर्ट ग्रीन बिलोंग करते हैं, थॉमस किड भी बिलोंग करते हैं। ओके, सिरिल टर्नर जो हैं वो बिलोंग नहीं करते हैं। तो हमने क्या बताया भैया, सिरिल टर्नर जो हैं वो बिलोंग नहीं करते हैं, बाकी सभी बिलोंग करते हैं। तो सिरिल टर्नर डज नॉट बिलोंग टू दी यूनिवर्सिटी बिट्स, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, यूनिवर्सिटी बिट्स क्या है? एक फ्रेज है यूज्ड। जरा मैं इसको बढ़िया करके आपको समझा देता हूं क्योंकि फिर कभी भी इसके बारे में कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इतने पे रखो। यूनिवर्सिटी बिट्स इज अ फ्रेज, एक प्रकार का फ्रेज है जो यूज किया गया, और इस फ्रेज का प्रयोग किया गया था टू द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ लेट 16वीं सेंचुरी, जो 16वीं सेंचुरी के इंग्लिश प्लेराइट और पंपलेटर्स थे, उनके लिए ये प्रयोग किया जाने वाला एक फ्रेज है। तो ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी बिट्स में ज्यादातर राइटर 16वीं सेंचुरी के वो नाटककार थे और पंपलेटर थे। ठीक है, उनको इंक्लूड किया गया, यानी कि ये सभी ज्यादातर क्या है? नाटककार हैं और पंपलेटर हैं। हु वर एजुकेटेड, लेकिन इन सभी ने जो शिक्षा ग्रहण की थी वो या तो यूनिवर्सिटीज, ये सभी यूनिवर्सिटीज से पढ़े लिखे थे, इसीलिए इस ग्रुप का नाम यूनिवर्सिटी बिट्स पड़ गया। हु बिकेम पॉपुलर सेकुलर राइटर्स प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। अब इसमें एक चीज, इस ग्रुप के कुछ प्रोमिनेंट मेंबर थे, उन मेंबर्स के नाम ये हैं। कौन कौन है? नंबर 1 क्रिस्टोफर मार्लोव हैं, नंबर 2 पे रॉबर्ट ग्रीन हैं। ठीक है, इन्होंने तो, रॉबर्ट ग्रीन ने तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था किसको? विलियम शेक्सपियर को। ठीक है, अगला थॉमस नैश हैं तीसरे नंबर पे, जॉन लिली हैं चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे थॉमस लॉज हैं, और छठे नंबर पे रॉबर्ट पील हैं। इसके बाद थॉमस छठे नंबर पे, और सातवें नंबर पे थॉमस किड हैं। थोड़ी और एक्स्ट्रा जानकारी ले लो थोड़ा डायग्राम मजे से। जो टर्म है, ये जो टर्म है यूनिवर्सिटी बिट्स, ये जो टर्म है यूनिवर्सिटी बिट्स, ये जो क्वाइन किया गया था वो किसके द्वारा क्वाइन किया गया था दोस्तों? तो इसको क्वाइन करने वाले व्यक्ति थे जॉर्ज सेंटबरी। तो नाम क्या याद रखोगे भैया? जॉर्ज सेंटबरी का नाम याद बनाए रखोगे कि यूनिवर्सिटी बिट्स जो है वो किसके द्वारा क्वाइन किया गया? जॉर्ज सेंटबरी के द्वारा। लेकिन इस शब्द को जब क्वाइन किया गया था कौन सी सेंचुरी में? 19वीं सेंचुरी के जर्नलिस्ट एंड राइटर थे, ठीक है, जॉर्ज सेंटबरी।
ये क्या थे? जॉर्ज सेंटबरी क्या थे? 19वीं सेंचुरी के एक जर्नलिस्ट थे और राइटर थे। तो उन्होंने इस यूनिवर्सिटी बिट्स को क्या किया? कॉइन किया। लेकिन जो यूनिवर्सिटी बिट्स है वो कौन सी सेंचुरी का? तो लेट 16वीं सेंचुरी का ये क्या है? ग्रुप है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, ये कौन सी सेंचुरी का ग्रुप है? 16वीं सेंचुरी का। तो अ ग्रुप ऑफ लेट 16वीं सेंचुरी इंग्लिश प्ले राइट्स इसमें और पंपलेटर का ग्रुप है। एजुकेटेड होते थे कहां? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसके बाद में आप ये चीज ध्यान बनाए रखना, इनमें से कौन कौन से कौन कौन से ऐसे राइटर थे जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण की थी और कौन कौन से ऐसे राइटर थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण की थी? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति क्रिस्टोफर मार्लोव, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश थे। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण पढ़े लिखे व्यक्ति कौन थे? जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पील। लेकिन ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने ना तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण की और ना ही ऑक्सफोर्ड से? तो उनका नाम है थॉमस किड। क्या नाम है? थॉमस किड ऐसे व्यक्ति थे जो ना तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और ना ही ऑक्सफोर्ड से, लेकिन फिर भी इनकी विद्वता के कारण, इनके टैलेंट के कारण इनको यूनिवर्सिटी बिट्स के ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान बनाए रखना ये चीज। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी? 354 नंबर की, कि व्हाट डू दी नॉवेल्स, इसमें कुछ नॉवेल हैं जैसे पामेला, क्लैरिसा, सामेला और लेडी सुसन। फिर रिपीट कर रहा हूं, कितने नॉवेल के नाम दे रखे हैं? पामेला, क्लैरिसा, सामेला और लेडी सुसन। शेयर विद ईच अदर, और ये आरपीएससी पीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है। तो यहां पर चार ऑप्शंस आपके सामने, ये सभी क्या है? तो ये सभी यानी कि दे आर ऑल एपिस्टोलरी नॉवेल। कैसे नॉवेल हैं? एपिस्टोलरी नॉवेल हैं। कैसे नॉवेल्स हैं? एपिस्टोलरी नॉवेल्स हैं। कौन? पामेला, क्लैरिसा, सामेला और लेडी सुसन, ये चारों एपिस्टोलरी नॉवेल हैं। ठीक है, चलो अब एपिस्टोलरी नॉवेल क्या होता है ये भी समझ लेना। पामेला, सामेला, क्लैरिसा, ये सब किसके द्वारा लिखे गए? ये सब चीजें मैं यहां पर लाइन से आपको डिटेल करूंगा। सैमुअल रिचर्डसन ने पामेला को लिखा, कब लिखा? 1740 में लिखा। हेनरी फील्डिंग ने सामेला को लिखा, कब लिखा? 1741 में। सैमुअल रिचर्डसन ने क्लैरिसा, या इसका एक और नाम है द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी। अगर आपसे पूछा जाए हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी किसका नाम है, तो किसका? क्लैरिसा का ही अन्य नाम है जो कि सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया और ये 1748 में पब्लिश हुआ। इसके बाद जेन एस्टिन का लेडी सुसन लिखा गया जो कि 1794 में। ये सभी एपिस्टोलरी नॉवेल हैं। अब मैंने क्या बताया आपको, ये भी बताऊंगा कि एपिस्टोलरी नॉवेल क्या होता है। एपिस्टोलरी नॉवेल इस तरीके के नॉवेल होते हैं जो रिटन लिखे जाते हैं एज अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंटेड सीरीज में इसको लिखा जाता है यूजुअल फॉर्म ऑफ, और ये लेटर्स की फॉर्म में होते हैं। जैसे बहुत सारे पत्रों को लिखा और पत्रों को लिख करके एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में उसको पब्लिश करा दिया। ऑल्दो डायरी एंट्रीज, या मान लीजिए कहीं घूमने जा रहे हो, आपने अपनी डायरी में सब कुछ एंट्री करते जा रहे हो और बाद में उसी डायरी को पब्लिश करा दिया, तो ये एपिस्टोलरी नॉवेल कहलाते थे। या मान लीजिए किसी भी न्यूज़पेपर की कोई क्लिपिंग है या कोई अदर डॉक्यूमेंट्स आर सम टाइम यूज, इसमें क्या करी जाते हैं? यूज किए जाते हैं। उनके कहने का मतलब ये है, सीधी सीधी बात कह दी गई है कि भाई एक ऐतिहासिक उपन्यास, यानी कि एपिस्टोलरी नॉवेल जो होते हैं वो ऐतिहासिक उपन्यास का एक नॉवेल होता है जिसमें क्या होता है? दस्तावेजों की एक सीरीज के रूप में इसको लिखा जाता है। सामान्य रूप से इसमें पत्र, हालांकि डायरी की कुछ एंट्रीज होती हैं, अखबार की कुछ कटिंग्स होती हैं, क्लिपिंग होती हैं और अन्य दस्तावेजों का भी कभी कभी एपिस्टोलरी नॉवेल में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन 355 नंबर पे बात करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजी, इनमें से कौन सा एलिजी नहीं है। देखो चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा एलिजी नहीं है। लैसिडस आप जानते हो ये पास्टोरल एलिजी है लैसिडस, ठीक है। अब कौन सी नहीं है वो आपको समझना है। तो इसमें एक दे रखा है, दूर से ही दिख रहा है, इंडेमियन।
कि इंडायमियन जो है वो एलेजी थायरसिस भी है, ठीक है, इसके बाद इन मेमोरियम भी है, ये तीनों हमारे एलेजीज है, लेकिन इंडायमियन जो है वो हमारी एलेजी नहीं है। ध्यान बनाए रखना, कौन सी? इंडायमियन, ठीक है। इंडायमियन की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसकी शुरुआत होती है थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इससे ये इसकी लाइनें बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में, ध्यान बनाए रखना। तो इंडायमियन की ही शुरुआत होती है, ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। चलो देखते हैं जरा, हम डिटेल से आपको सबके बारे में बताएंगे ही बताएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंडायमियन क्या है? एक पोएम है जो कि जॉन कीट के द्वारा लिखी गई है, पब्लिश हुई थी 1818 में। तो ध्यान बनाए रखा, इंडायमियन कब पब्लिश हुई है? 1818 में पब्लिश हुई है, 1880 में, और इसको लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा, जो कि रोमांटिक एज के पोइट हैं। इसके बाद में ये बिगिन होती है, और इस पोएम की जो शुरुआत होती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें लैसिडस की बात करते हैं, तो ये भी एक पोइम है जो कि लैसिडस किसके द्वारा लिखी गई? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई, और इसको कब लिखा गया था? 37 में लिखा गया था, और 1638 में इसको पब्लिश कराया गया था। तो ज्यादातर आपके एग्जाम में रिटन डेट पूछी जाती है। ये क्या है? एक पास्टोरल एलेजी है, और ये किसकी मृत्यु से दुखी होकर के लिखी थी? तो इनके एक यूनिवर्सिटी फ्रेंड थे जिनका नाम था एडवर्ड किंग, ठीक है। एडवर्ड किंग की आयरिश सी में डूबने से मृत्यु हो जाती, तो उनकी मृत्यु से दुखी होकर के जॉन मिल्टन जी ने क्या लिखा? लैसिडस, एक पास्टोरल एलेजी की रचना की। अब हम थायरसिस की बात करते हैं। ये थायरसिस क्या है? तो अगर हम थायरसिस को देखते हैं, ये भी एक प्रकार की पोइम है जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई, और इसको कब लिखा गया? इन दिसंबर 1865 में, और इसमें भी इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है अपने दोस्त को, और जो दोस्त थे वो भी एक पोइट थे, और उनका नाम था आर्थर ह्यू क्लॉग, ठीक है। ध्यान बनाए रखना, क्या नाम था? आर्थर ह्यू क्लॉग। अब हम बात करेंगे मेमोरियम की। इन मेमोरियम, ये भी एक एलेजी है, और इसका पूरा नाम ही है इन मेमोरियम AHH। इसमें AHH क्या है? तो इसमें अगर हम AHH की बात करें, तो आर्थर हेनरी हेलम। ए का मतलब आर्थर, एच का मतलब हेनरी, और फिर एच का मतलब हेलम, ठीक है, आर्थर हेनरी हेलम। ये जो पोइम है वो ब्रिटिश पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा, AL टेनिसन के द्वारा इसको लिखा गया। इसको कब लिख करके कंप्लीट कर दिया है? 1849 में। और इट इज आ रिक्वीम ऑफ द पोइट्स बिलव्ड, कैम्ब्रिज फ्रेंड थे आर्थर हेनरी हेलम, उनकी मृत्यु से दुखी होकर के इस एलेजी की रचना की। अगला 356 नंबर पे देखिएगा। अगर हम 356 नंबर की बात करते हैं, तो वोमेनिस्ट इज टू फेमिनिज्म एज पर्पल इज टू लेवेंडर इज आ फ्रेज यूज्ड बाई, ये फ्रेज किसके द्वारा यूज की गई है? तो देखो, बहुत कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि उन्होंने कहा, जैसे अगर वैसे तो पूरी फ्रेज का ही मतलब निकालो, वुमेनिस्ट इज टू फेमिनिज्म एज पर्पल इज टू लेवेंडर, ये पूरी फ्रेज है। लेकिन अगर वर्ड बाई वर्ड इसका मीनिंग मैं बताऊं, तो वुमेनिज्म का मतलब होता है जैसे नारीवाद, ठीक है। नारीवाद के लिए नारीवादी है, जैसा बैगनी लेवेंडर के लिए है। एज पर्पल इज टू लेवेंडर, और ये फ्रेज यूज की गई किसके द्वारा? तो आप इसके मीनिंग पे मत जाइएगा, मीनिंग बड़ा अजीबोगरीब है, ठीक है। आप इसके सीधे सीधे फ्रेज को याद करिए। फ्रेज क्या है कि वुमेनिस्ट इज द फेमिनिज्म एज पर्पल इज टू लेवेंडर। ये जो फ्रेज है वो किसके द्वारा? तो एलिस बाकर के द्वारा। किसके द्वारा? एलिस बाकर के द्वारा, ठीक है। तो वुमेनिस्ट इज टू फेमिनिज्म एज पर्पल इज टू लेवेंडर इज अ फ्रेज। पहली चीज क्या है? ये एक फ्रेज है दोस्तों, ठीक है। क्या है? ये एक फ्रेज है। जब ये फ्रेज है और इसको किसके द्वारा यूज किया गया? एलिस बाकर के द्वारा इसका यूज किया गया। एलिस थोड़ा ऊपर करते हैं इसे, अब समझो। इसके बाद और क्या है? इसमें एलिस बाकर
का जो जन्म हुआ है वो कब, 9 फरवरी 1944 को, कहां, अमेरिका में हुआ था। तो इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे, एक अमेरिकन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट और एक्टिविस्ट कहेंगे, ठीक है। शी रोट द क्रिटिकली एक्लेम्ड नॉवेल द कलर पर्पल। ध्यान रखना, इनका एक नॉवेल है जिसका नाम है कलर पर्पल, जो कि 1982 में आया, फॉर विच शी वॉन द नेशनल बुक अवार्ड। अच्छा, इसी बुक के लिए द कलर पर्पल के लिए एलिस बाकर को एक पुरस्कार जीता था, यानी कि नेशनल बुक अवार्ड मिला था, एंड द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन, और फिक्शन के लिए इनको पुलित्जर प्राइज भी दिया गया था।